कल मैंने बताया था कभी भी अपन बैक्टीरियल सेल को पढ़ेंगे जब, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कॉमन बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। जब अपन देखते हैं बैक्टीरियल का आउटर लेयर तो क्या देखने को मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आउटर लेयर होते हैं बैक्टीरियल सेल में। वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया में आउटर लेयर कौन से होंगे? सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद इंटरनल पार्ट जो होता है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स रहते हैं, जो कल अपन पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म एक प्रकार का फ्लूइड है और इंक्लूजन्स मतलब जितने ऑर्गेनेल्स कल अपन ने देखे थे या फिर अभी अपन देख रहे हैं, चाहे वो मीसोसोम हो, राइबोसोम हो, डीएनए हो, वैक्यूल्स हो, ये सारे ही क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएं वो क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब समझो बैक्टीरियल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आउटर लेयर में कौन कौन से हैं? सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो ये सेल वॉल है ये काफी रिजिड होता है, स्ट्रक्चरली रिजिड होता है। वो रिजिड इसलिए होता है क्योंकि इनमें मेनली पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। क्या पाया जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन बैक्टीरियल सेल वॉल को मजबूती देता है। बैक्टीरियल सेल वॉल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। चूंकि ये आउटर लेयर है, सबसे ऊपरी आवरण है। अब ऊपरी आवरण होने की वजह से अगर अपन समझे किसी का भी स्ट्रक्चर देखना हो, जैसे हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है बॉडी का? बोन्स के बेस पे। जिस प्रकार से हड्डी है उसी प्रकार से बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया का शेप किस प्रकार से होगा वो कौन देता है? सेल वॉल। इसलिए अगर अपन बैक्टीरिया का वेट देखें तो बैक्टीरिया जितने का भी वेट का हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, लगभग उसका 20 से 25% पार्ट केवल क्या होता है? सेल वॉल का होता है। 20 से 25% उसके ड्राई वेट का पार्ट केवल किसका होगा? सेल वॉल का। सेल वॉल का काम उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि अपन ने कल भी समझा था कि कोई भी मकान अगर है तो मकान की अगर दीवारें मजबूत है तो मकान भी मजबूत होगा। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया सेल वॉल अगर रिजिड है, बैक्टीरियल सेल वॉल प्रॉपर है, मैच्योर्ड हुआ है, तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल परफेक्ट सेल वॉल है। सेल वॉल के जस्ट नीचे अपन क्या देख रहे हैं? एक लेयर, वो क्या है? इसमें लिखा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरे वर्ड में उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक प्रकार का क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कल अपन अपन और भी अपन सवाल लेते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल को पहले देख लेते हैं। सेल वॉल के फंक्शंस अपन अगर देखें, देखो अपन तो केवल इतना देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में जब कभी भी हम देखेंगे ना, तो मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी कि बैक्टीरिया तो कोकाई दिखेगा, बैसिलाई दिखेगा, मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है इनका। अपन कभी भी लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, जैसे इस प्रकार के माइक्रोस्कोप है, तो इनमें भी देखने की कैपेसिटी होती है। किसी भी माइन्यूट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक लिमिट तक ही मैग्नीफाई कर पाते हैं। अगर उससे भी छोटा कुछ भी चीज़ देखना है तो उसके लिए हमें कुछ दूसरे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है जो जिनमें मैग्निफिकेशन क्षमता ज़्यादा हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जैसे अपन देख रहे थे कितना 130-140 गुना मैक्सिमम बड़ा कर पा रहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हजारों गुना बड़ा कर देता है। तो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का हमें ग्रॉस स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कभी भी अपन सोचेंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो या फिर उसके इंटरनल पार्ट को देखना हो तो उसके लिए कुछ अलग तकनीक यूज किए जाते हैं। तो वैसे ही अगर हमें सेल वॉल को देखना हो
तो एक तकनीक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसके अलावा भी कुछ तकनीक है जिनके माध्यम से सेल वॉल को देख सकते हैं। जैसे कि तुमने स्कूल में पढ़ा होगा प्लाज्मोडायलिसिस। प्लाज्मोडायलिसिस मतलब क्या होता है, एक चीज समझो, जैसे कि अपन ने पानी ले लिया एक बीकर में या फिर एक गिलास में पानी ले लिया और उसमें अंगूर डाल दिया। ये वाला पढ़ा है ना सब लोगों ने, कि अगर पानी में अंगूर डाल देते हैं तो क्या होता है, अंगूर बड़ा हो जाता है। कब ये होता है बेटा, सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो कई बार आपको सूख भी जाता है, अपन ने दोनों ही चीजें देखी है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में अपन ने ये देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है वो लोअर से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो वैसे ही क्या हो, हम बैक्टीरियल सेल ले लें, मतलब बैक्टीरिया ले लें और उसको किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो भरा हुआ सारा निकल जाएगा। तो श्रिंक होके लास्ट में केवल क्या बचेगा, सेल वॉल। तो आसानी से सेल वॉल की स्टडी कर सकते हैं। तो अब सेल वॉल को जब अपन कभी भी समझेंगे तो सेल वॉल का पहला इंपॉर्टेंट काम अपन ने कल भी देखा था और आज भी क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा सेल वॉल का, आउटर लेयर है इसलिए प्रोटेक्शन का काम करता है, बैक्टीरियल को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट किससे करेगा, अरे बेटा मैं अगर ये कहूं कि हमने घर की दीवार बनाई तो क्यों बनाया है दीवार, किससे प्रोटेक्शन, चोर से नहीं। अब बताओ किससे बचोगे, क्यों अपन दीवार बनाते हैं। अब चलो कोई बोल रहा है चोर से, बारिश से, बाहर से कोई भी अंदर ना आए, बहुत सारी चीजों सेफ देने के लिए, सारी चीजों के लिए अपन बना लेते हैं। अब बैक्टीरिया की कहानी में क्या होता है कि चांसेस होते हैं बैक्टीरिया में, अपन कई बार क्या होता है अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसा ड्रग लेते हैं जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो बैक्टीरिया खत्म होगा तभी पॉसिबल है जब बैक्टीरिया के अंदर वो ड्रग जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा अंदर जाने के लिए, सेल वॉल। इसलिए एंटीबायोटिक या किसी भी प्रकार के ड्रग के लिए पहला साइट कौन होगा, सेल वॉल। तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रक्षा कर पाए ये इसलिए भी सेल वॉल होता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज होते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हो, डिजीज कॉज करते हो, तो उनसे भी बचाने का काम कौन करेगा बैक्टीरिया में, सेल वॉल। इसके अलावा अगर समझने की कोशिश करो तो बैक्टीरियल सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट काम एक जगह और आता है, वो सेल डिवीजन में। क्या होता है, जैसे कि इंसानों में भी सेल डिवीजन होता है, उसी से नए सेल्स बनते हैं। बैक्टीरिया में भी सेल डिवीजन होता है। बात यह कि प्रोसेस अलग अलग होती है। जैसे हम लोग में माइटोसिस मियोसिस होता है, इनमें सिंपल बाइनरी फिजन के माध्यम से बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है, मतलब इनके अंदर जो डीएनए है उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, उससे दो ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो जब सेल डिवीजन होता है उसमें भी पार्टिसिपेशन का काम सबसे पहले कौन करता है, सेल वॉल। मतलब जब सेल वॉल ओपन होता है तब तो उसके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो सेल वॉल का वहां भी यूज है। इस तरीके से अपन देखते हैं कि सेल वॉल के बहुत सारे यूज हैं। इसके अलावा मैंने कल भी बताया था कि बैक्टीरियल सेल में जितने भी पार्ट हैं सब में एंटीजेंस भी पाए जाते हैं, और वो एंटीजन क्या काम करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, पैथोजेनेसिटी के लिए। तो पैथोजेनेसिटी को एक वर्ड में अपन और कहते हैं वायरुलेंस। तो वायरुलेंस बढ़ाने के लिए भी कौन का योगदान देता है, जो सेल वॉल में पाए जाने वाला एंटीजन है। क्लियर। तो इस सेल वॉल के तो इतने सारे काम और कुछ देखने के भी तरीके हैं। अब मैंने एक बात बताई कि सेल वॉल रिजिड होता है, और रिजिड किसकी वजह से होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की वजह से। अगला वाला स्लाइड लाना, तो दिखा रहा हूं थोड़ी, ये वाला। अब रिजिड होता है, अपन ने ये समझ लिया। रिजिड मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, रिजिड मतलब कठोर, कठोर होता है, दूसरे पार्ट से कठोर है सेल वॉल। और ये कठोरता किसकी वजह से है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये वर्ड हमेशा याद रखना, कौन सा,
पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब जैसे एक चीज समझो, एक जगह कपड़ा रखा हुआ है नॉर्मल, जैसे कि तुम्हारा ये शर्ट पैंट साड़ी, एक साड़ी से अपन कंपेयर करते हैं, साड़ी या दुपट्टा अपन देखते हैं वो सिंपल सा एक कपड़ा है, और उसके जस्ट बगल में नेट होता है। नेट मतलब वो जाल। तो दोनों में मजबूत कौन होगा? क्यों होगा? क्यों होगा बेटा? देखो एक्चुअल में क्या होता है, नेट में दो चीजों का डिफरेंस आप समझना। नेट जब भी बनता है तो जिससे वो मिलकर बना हो रहता है वो रस्सी मोटी होती है, और दूसरी बात मतलब बेसिक समझने के लिए समझा रहा हूं मैं, वैसे दुपट्टे या साड़ी में देखोगे तो जो अपन रस्सी यूज कर रहे हैं वो बहुत पतली होती है, कहीं गैप नहीं होता, आसानी से कट जाएगा। लेकिन जाल को काटने में टाइम लगेगा, उसके रस्सी मजबूत है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक वैसे ही अगर सेम अपन ऐसे ही दीवार खड़ी कर दें वो कमजोर होगी, लेकिन अगर अपन उसको इस प्रकार से संगठित करके बनाएं कि वो मजबूत हो, तो उसके लिए क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है, एक प्रकार से मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे देखो जैसे जाल जुड़ते हैं, इसमें दो केमिकल रहते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, और पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से देख रहे हैं ये बीच में ऐसे मान लेते हैं ग्लूकोजामाइन है म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोजामाइन है म्यूरामिक एसिड, और वो क्रॉस लिंक ऐसे होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के माध्यम से, तो एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरे जाल की तरह। तो जब बैक्टीरियल सेल को देखेंगे ना ऊपर से तो इस प्रकार से मजबूत हो जाता है। तो सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकॉन वाला पार्ट होता है, ये मान क्या काम करता है, मजबूती देने का। ये नहीं कि सेल वॉल में केवल पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, सेल वॉल के अंदर और भी चीजें हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा था कि सेल वॉल का सबसे खासियत ये है कि वो रिजिड होता है, और वो रिजिड किसकी वजह से होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन बात करते हैं सेल वॉल में एंटीजन है, सेल वॉल प्रोटीन से मिलकर बना है, पॉलीसेक्राइड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन इसलिए कर पाता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो रिजिड है, इसलिए प्रोटेक्शन का काम आसानी से कर लेता है। और वो रिजिड किसकी वजह से है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की वजह से। अब एक चीज बताओ, जैसे कि अपन ने समझ लिया कि सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ में सिंपल सभी में देखते हैं कि सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, मेसोसोम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, राइबोसोम है, सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में अपन ने देखा तो कुछ एडिशनल, इससे पहले वाला ना, देखो अपन ने ये देख लिया कि सभी बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, मेसोसोम है, डीएनए है, इसके अलावा न्यूक्लियस है मान लेते हैं, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, ये सारी चीजें सारे बैक्टीरिया में होती है। और जितने ये पार्ट्स हैं सबके अपने अपने काम हैं, मतलब कोई भी पार्ट ऐसे नहीं है कि बिना काम का हो। जैसे हमारी बॉडी के एक एक पार्ट्स काम के हैं, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब काम के हैं। अभी एक एक का अपन काम भी देखेंगे कि क्या काम है, कहाँ कितना पाया जाता है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला रहते हैं, किसी बैक्टीरिया में पिलाई या पाइलस रहता है, किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल रहता है। तो ये तो एडिशनल स्ट्रक्चर हो गए। अब ये चीज समझो, हम बात ये कर रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रक्चर और दूसरा क्या, एडिशनल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे भी अपन ने देखा, मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। अब एक चीज सुन के थोड़ी हैरानी होगी, बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स में भी कहीं वेरिएशन आता है। कुछ बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग प्रकार का होता है और कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल
थोड़ी अलग प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव टाइप का और ग्राम नेगेटिव टाइप का। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। जब कभी भी हम कहते हैं, कोई भी कह देता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताओ या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताओ, इसका मतलब क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, उनके सेल वॉल में डिफरेंस आता है। अब ये समझो कि अपन सेल वॉल में डिफरेंस आ रहा है तो देखते कैसे, पहचानते कैसे और होता क्या क्या है। देखो उसके अंदर क्या क्या होता है, ये चीज हमें दिखाई तो नहीं दे सकती। जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें और माइक्रोस्कोप में देख के हम बता दें कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, ये कर पा रहे हैं अपन। लेकिन अपन ये सब जानने की कोशिश करें कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या क्या है, ग्राम निगेटिव के अंदर क्या क्या है, तो नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, इसमें क्लियर तो समझ में आ नहीं रहा पहले कि कोकाई है, बेसिलाई है, इतना छोटा दिख रहा है। उसके बाद ये भी समझना पड़ जाए अगर अपने को किसके अंदर क्या क्या है तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक टेक्निक निकाला गया, स्टेनिंग की टेक्निक। स्टेनिंग क्या करता है, किसी को भी कलर कर देता है। तो कुछ प्रिंसिपल के माध्यम से ऐसे काम होता है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव अलग कलर का दिखाई देता है और ग्राम निगेटिव अलग कलर का दिखाई देता है। तो जैसे ही अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर हमें मान लो पर्पल कलर दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव का है, अगर रेड कलर दिखाई दिया तो ग्राम निगेटिव है। उसकी भी अलग कहानी है, अपन बाद में आगे पढ़ेंगे। तो मतलब कलर के हिसाब से अपन पहचानने लग गए। आज हमें जो पढ़ना है ये देख रहे हैं कि दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस क्या होता है। देखो सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया का हो रिजिड होगा, और रिजिड किसके माध्यम से होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के माध्यम से। लेकिन जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, एकदम सबसे लास्ट वाला स्लाइड लाना, ये बस इससे नहीं, इससे पहले वाला, ये वाला देखो। जब अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल देखेंगे और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल देखेंगे, तो तुम जब देखो, ये वाला सिंपल सा अपन इमेज लगा दिया, दोनों इमेज में क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो जो ग्राम पॉजिटिव का है बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, और निगेटिव में दुनिया भर की चीजें हैं, है? इसलिए ये कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ग्राम निगेटिव का थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज जानने वाली बात है, उसका स्ट्रक्चर जरूर अलग है, लेकिन अगर अपन देखें तो मजबूती ज्यादा ग्राम पॉजिटिव में होता है और कमजोरी किसमें ज्यादा होती है, निगेटिव में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। देखो इसमें एक पूरा लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का है। जब अपन ग्राम पॉजिटिव में देखेंगे तो लगभग 16 से 80 नैनोमीटर तक की लेयर होती है पूरा, जिसमें 2 नैनोमीटर पूरा पेप्टाइडोग्लाइकॉन का है। और वहीं अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देखोगे तो उसकी जो लेयर होती है सेल वॉल की, वो केवल 10 से 25 नैनोमीटर तक होती है। मतलब पूरा सेल वॉल ही 10 से 25 नैनोमीटर का होगा। और वही ग्राम पॉजिटिव को देखोगे तो कितना हो रहा है, लगभग 80 नैनोमीटर तक। मतलब थिकनेस काफी ज्यादा होती है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम पॉजिटिव में थिकनेस ज्यादा होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी ज्यादा प्रेजेंट रहता है, इसलिए कठोर भी ज्यादा होता है। क्योंकि रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा रिजिड होता है। अब दोनों के स्ट्रक्चर को अपन देखें तो ग्राम पॉजिटिव का मैं बाद में दिखाता हूं इसके बाद, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर थोड़ी और डिफरेंस है। ग्राम निगेटिव में देखें अपन तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, आउटर लेयर दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में ना एंटीजन बाइंडिंग साइड भी होता है, लाइपोप्रोटीन की पूरी वो लेयर्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पूरा लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। इसके बाद नीचे जब आप आते हैं लाइपोप्रोटीन के लेयर के बाद, तो बीच में एक छोटा सा पार्ट किसका है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। और पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो पार्ट है ना, उसके नीचे पूरा पार्ट खाली होता है। आउटर लेयर और पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बाद का जो पूरा पार्ट होता है वो पूरा खाली होता है। ग्राम पॉजिटिव में वो खाली नहीं होता। इसके आगे वाला लाना, ये देखो, जैसे कि अपन ग्राम पॉजिटिव को अलग से, सॉरी ग्राम निगेटिव को देख रहे हैं, तो ऊपर वो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर हो गई, प्रोटीन हो गया ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन है,
उसके बाद पूरा बीच में अपन देखते हैं वो खाली जगह है। ग्राम पॉजिटिव के केस में उस पूरे खाली जगह में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। तो इस खाली जगह होने की वजह से रिजिड कम होता है। वही ग्राम पॉजिटिव में देखोगे तो ये पूरा पार्ट पेप्टाइडोग्लाइकॉन से भरा रहता है और नीचे फिर अपन इनर मेम्ब्रेन रहता है दोनों में। ग्राम पॉजिटिव में एक स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा पाया जाता है, वो ग्राम पॉजिटिव की अपर सरफेस में टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड पाया जाता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। तो ये ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में थोड़ी डिफरेंस है। सबसे पहला बैक्टीरियल सेल में आना। देखो ये तो हुई सेल वॉल की कहानी। तो सेल वॉल के काम कौन कौन से हैं मेन, पहला प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा शेप स्ट्रक्चर देता है, तीसरा वो तो ठीक हो गया बेटा, रिजिडिटी है, ठीक है। अपन ने एक चीज समझा कि अगर कोई भी पहले तो सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है, कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरियोफेज आ रहा है तो उसके भी साइट कौन होगा, सेल वॉल होगा। इसके अलावा अगर ऑस्मोटिक डैमेज होने की कंडीशन बने, जैसे अपन बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक डैमेज, तो ऑस्मोटिक डैमेज में भी सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन करता है, सेल वॉल। तो ऑस्मोटिक डैमेज होने से भी बचाता कौन है, सेल वॉल। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है सेल वॉल के। सेल वॉल के बाद दूसरा पार्ट कौन सा आता है इस सेल में इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद कल बाद में देखेंगे। देखो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दूसरा पार्ट है जो कि सेल वॉल के इनर में पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से अलग करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से अलग करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ रहता है और लगभग 5 से 10 नैनोमीटर थिक होता है। मतलब बहुत ज्यादा लार्ज थिकनेस नहीं है, जैसे अपन सेल वॉल को देख रहे हैं, कम थिकनेस होता है। तो 5 से 10 नैनोमीटर की इसकी केवल थिकनेस होती है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से एक प्रकार से ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करता है। ऑस्मोटिक बैरियर मतलब अपन क्या समझते हैं, देखो अगर बाहर से कोई भी चीजें अंदर है, अंदर से बाहर वाली बात ही, अंदर से बाहर क्या जाएगा, मान लो बाहर से अंदर अगर कुछ भी चीजें आ रही तो उसको में बैरियर लगा दो, जो जरूरी है उसको अंदर आने दे, जो जरूरी नहीं है उसको अंदर ना आने दे। जैसे कि जो जरूरी मेटाबॉलिटीज हैं, जो नेसेसरी मेटाबॉलिटीज हैं, उनको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अलाउ करता है और जो नेसेसरी मेटाबॉलिटीज नहीं है उनको अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि एक ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में कौन काम करता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस 5 से 10 नैनोमीटर की होती है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ रहता है, लिपिड और प्रोटीन से। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरा फ्लूइड है, ठीक है, अपन ने कल भी देखा था विस्कस फ्लूइड है, चलो समझ लिया विस्कस फ्लूइड है। एक तरीके से ये कोलाइडल सिस्टम होता है। कोलाइडल सिस्टम का मतलब ये कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो। कोलाइडल फ्लूइड का मतलब ये होता है एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक वैसे ही कोलाइडल फ्लूइड की तरह भी क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो एक फ्लूइड हो गया, लेकिन उसके अंदर अपन देख रहे हैं मीसोसोम्स भी है, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, वैक्यूल्स भी है, ग्रेन्यूल्स भी है। तो इस तरह के उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हो गए, इसलिए किसके तरीके से काम करता है, ये कोलाइडल सिस्टम की तरह काम करता है। तो साइटोप्लाज्म कोलाइडल सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये विस्कस फ्लूइड है। बस बाकी कल देखेंगे, तुम्हारे प्रेजेंटेशन में भी जाना है ना।